प्रेम युद्ध भाग 3। प्रियांशु को खुद को इस तरह घूरता पाकर रिदान तुरंत ही पीछे हट गया, जिससे प्रियांशु का बैलेंस बिगड़ गया। वह सीधा जमीन पर धड़ास से गिर गया। प्रियांशु, जिसने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिदान उसे इस तरह गिराएगा, वह दर्द से कहराते हुए बोला, हाय मर गया। कहते हुए उसने अब रिदान को घूर कर देखा, जिससे उसके गिरने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह सीधा अपने ड्रेसिंग टेबल की ओर जाने लगा और चलते हुए ही उसने बिना प्रियांशु को देख कहा, तुम्हें अभ्युदय ने तो सारे इंस्ट्रक्शन उतार ही दिए होंगे, तो स्टे अवे फ्रॉम माई थिंग्स गॉट इट। यहाँ मुझे लगी पड़ी है। और यह अपने मन ही मन रिदान को कोसते हुए प्रियांशु के सिर से उठ खड़ा हुआ और बुरा सा मुँह बनाते हुए रिदान से बोला, डोंट वरी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी चीज़ों को सुनने का। और क्या तुम्हें तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है? मतलब आते ही तुमने अपना रोब झाड़ना शुरू कर दिया मुझ पर। प्रियांशु का इतना कहना ही था कि रिदान, जो अपने बाल ब्लोवर से सवार रहा था, अचानक से उसकी ओर पलटा और अजीब से मुँह बनाकर बोला, हो कौन तुम जो मैं तुमसे तमीज़ से बात करूं? और लिसन, रिदान का किसी पर रोब झाड़ने के लिए भी उसका वर्थ होना ज़रूरी है। एंड बाय द वे, यहाँ हम लोग काम करने आए हैं, ना कि रिश्ते बनाने। सो अपने काम से काम रखो। और हाँ, वह रहा तुम्हारा बेड। कहते हुए उसने कोने में पड़े बिखरे हुए पलंग की ओर इशारा किया, जिससे देख प्रियांशु का मुँह खुला का खुला रह गया, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि उसे बेड पर कल रात कोई सोया था। जिसे देख अपनी आंखें भींचते हुए प्रियांशु ने कहा, मेरी बेड पर कौन सोया था? क्योंकि जितना मुझे पता है और मुझे अभी बताया है सर ने, जितना बताया है, मेरी सारी चीज़ टिप टॉप रखी गई थी। तो फिर इस बेड की ऐसी हालत किसने की? तो अपने कान में से पानी निकालते हुए रिदान ने कहा, अरे हाँ भाई, एक्चुअली कल मेरे एक दोस्त आया था। खैर जाओ, तुम ठीक कर लो। मैं क्यों ठीक करूं? और एक मिनट, तुम अपने साथ किसी लड़के को लेकर सोए थे? प्रियांशु के सवाल ने तो मानो रिदान उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या लड़कियों की तरह रिएक्ट कर रहे हो? लड़के को ही तो लेकर सो जाओ, थोड़ी ना किसी लड़की को लेकर। वेरी फनी। हाँ, तुम किसी को भी लेकर सो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि तुमने मेरा बेड उसे क्यों दिया, इसलिए तुम्हें सफाई देनी होगी, वरना मैं भी सर को। प्रियांशु से आगे कुछ बोला नहीं कि तेज आवाज में चिल्लाते हुए रिदान बोला, इनफ, तुम्हें क्या करना है? मैं तुमसे पहले ही कहा है, अपने काम से काम रखो। और अगर तुम्हें यह बेड क्लीन करना है तो करो, नहीं तो ऐसे ही रहो। फिर यह छोटे बच्चों के जैसे धमकी अगर तुमने मुझे दी तो देख लेना। और वैसे भी अभी सर मेरा ही दोस्त है, सो क्योंकि तुम्हारी शिकायतों से मेरी जॉब तो नहीं जाने वाली, उल्टा मैं ज़रूर निकाल दूंगा। जितना चुप रहोगे उतना ही फायदे में रहोगे, समझे? कहकर बिना प्रियांशु की ओर ध्यान दिए रिदान वहाँ से चला गया। और यहाँ प्रियांशु बस सर पटकते रह गया। अकड़ू, घमंडी और सबसे बदतमीज इंसान, कहते हुए गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। आखिर में जब उसका कोसना बंद हुआ तो अब उसने पूरे कमरे का मुहाना लिया, जिसमें उसे समझ में आया कि रिदान के साइड वाली जगह पर अनगिनती लग्जरियस घड़ियां और ब्रेसलेट अच्छे सजा कर रखे हुए थे, जिसे देख प्रियांशु की आंखें खुली खुली रह गई। वह अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा, तो इसलिए यह अपना गला फाड़ रहा था। लेकिन ये ठहरे घमंडे स्वर, अपनी चीज़ों को छुपा कर रखो ना, लोगों को वार्निंग देने से अच्छा है। यह सब कहते हुए उसकी नज़र फिर से अपने बिखरे हुए बेड पर गई, जिसे देख आखिर में उसे गहरी लंबी सांस मारी और खुद से ही कहा, चलो प्रियांशु बेटा, समेट लो अपना सामान। कहते हुए वह अपने और अब साफ करने लगा। इधर फ्लोर से नीचे आते रिदान, जिसे अभी के कमरे में गया। अभी जो अपनी फ़ोन में कुछ देख रहा था, अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन उसने अपना फ़ोन फटाक से लॉक किया और ऐसे बैठ गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। अबे यार, कौन से नमूने को तूने मेरे कमरे में भेजा है? जान की तेज़ आवाज़ में सुन उसकी और देखते अफजल ने कहा, क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? यह पूछ, क्या नहीं हुआ यार? कैसा बंदा भेजा है तूने मेरे पास? कोई जिम वाला बंदा भेज देता। देखा तूने कितनी दुबली पतली लड़की जैसे है,
और ऊपर से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है और बिल्कुल भी चिपक भी है। तुझे पता है, सीधा दरवाज़ा खोलते ही वह मुझसे चिपक गया और बाद में मुझे इस तरह बदतमीजी करने लगा कि बाप रे बाप, आई स्वेर तूने जिस तरह तारीफ की थी ना उसके परफेक्ट भी नहीं है वह। रिदान अपनी बातें मिर्च मसाला लगा कर सुनना जो रहा था और यहाँ पर जो उसकी बातों को बड़ी गंभीरता सुन रहा था कि अचानक से बोल पड़ा, पहली बात वह बदतमीज तो नहीं है, उल्टा तूने ही उससे कुछ ना कहा होगा, वरना जितना मैं उसे जानता हूँ ना वह वैसा लड़का नहीं है। और दूसरी बात, यह क्या बात हुई कि वह तुमसे चिपक गया? ज़रूर तूने उसके मुँह पर दरवाज़ा खोला होगा, तो ऑब्वियसली बैलेंस बिगड़ कर आदमी सामने वाले के ऊपर ही जानता है ना। अब उसकी इतनी एक्यूरेट गेसिंग और ऊपर से खुद को इस तरह बातें सुनना, अब रिदान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सच सच बता, अभी यह तेरा कोई प्लान है ना मुझे इस कंपनी से भगाने का? यार हम बचपन के दोस्त हैं और तूने मेरे साथ ऐसा करेगा? मुझसे ज़्यादा उस बाहर वाले लड़के पर विश्वास है। मुझे उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं ना इन्हें मैं बखूबी जानता हूँ, इसलिए चुप कर जाओ और जिस काम के लिए जा रहे थे निकलो। और प्लीज़ यार, किसी नर्सरी के बच्चे की तरह ऐसी शिकायतें मत लाया करो मेरे पास, यार बहुत काम पड़े हैं मुझे। चलो अब जो भी परेशान मत करो। कहते हो बिजू का एक फाइल खोली और उसे पढ़ने लगा। बेचारा रिदान जो फुल प्रूफ है प्लानिंग करके आया था कि आज वह प्रियंशु को अपने कमरे से हटाएगा, जब उसने अपनी सारी कोशिश की नाकाम होती हुई दिखी तो आखिर में पर सर पटकते हुए बाहर चला गया। यहाँ उसके जाते ही जो फाइल को पढ़ने की एक्टिंग कर रहा था उसने वह फाइल साइड में रखी और गहरी लंबी सांस भरी। किस मुसीबत में फंसा दिया मुझे? मैं अच्छा खासा कर रहा था कि उसे मेरे कमरे में आने दो, लेकिन नहीं, मेरी कब कहाँ यहाँ कोई सुनता है। कहते हो उसने फिर से अपना फ़ोन निकाल और गौर से फ़ोन में मौजूद तस्वीर को जूम करके देखने लगा। एक हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा उसके सामने था। आखिर कब तक छुपाने वाला हूँ मैं तुमसे, कब तक? कहते हो उसने फ़ोन को सीने से लगा लिया। जहाँ मुंबई में अब प्रियंशु पहुँच चुका था तो वहीं शहर के एक पहाड़ी इलाके में मुझे जीने का कोई हक नहीं है। आखिर मैं ऐसा पैदा ही क्यों हुआ? सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि घर वालों ने तक मुझे नहीं, इस जिंदगी का जो बस सबके लिए मजाक बनकर रह गई है। कहते हुए एक लड़का जो बहुत ज़्यादा दुबला पतला था, उसके चेहरे पर छाई गमगीनता देखकर कोई भी बता सकता था कि वह किस तरह अंदर से टूट चुका है। सिसकते हुए उसने आखिर में अपना कदम बढ़ाया और उसके कदम बढ़ते ही उसके पैरों तले आने वाली मिट्टी नीचे खिसक गई और दिखाई पड़ी उसे एक लंबी गहरी खाई, जिसे देखकर पल के लिए उसका दिल धक से रह गया और उसके कदम तुरंत पीछे हट गई। कि तभी उसके कानों पर एक गहरी और व्यंग्यात्मक आवाज़ पड़ी, आत्महत्या करना भी साहस का कार्य होता है। तुम जैसे कार्य तो यह तक नहीं कर सकते। अपने जीवन में आए संघर्षों का सामना करना चाहिए, ना कि उनसे मुँह मोड़ कर ऐसे प्लान करना चाहिए।